मैं अपनी बात बताऊं, पिछले 4-5 साल से मेरे और मेरी टीम के पास किसी के पास फुल फ्रेम कैमरा नहीं है। दोस्तों, आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हमारे पिछले एपिसोड प्री वेडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स में आपने देखा होगा और काफ़ी सारे लोगों की कमेंट आई। तो जिन लोगों ने कमेंट किया है उनका तहे दिल से शुक्रिया, उनका खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने हमें इस काबिल समझा। और आज आप जैसे बोल रहे हो कि उसमें कमेंट ऐसी भी थी कि जो बजट को लेकर हमने बात की थी, वो बजट में काफ़ी सारे लोगों ने ये भी शेयर किया कि वेडिंग में जो लोग 15 से 20 हज़ार में काम कर रहे हैं उनके बारे में भी कुछ बात कीजिए। तो हमें तो दोस्तों ये ताज्जुब होता है कि आज की डेट में 15 से 20 हज़ार में पूरी वेडिंग, और वो भी वीडियो फ़ोटो दोनों, इम्पॉसिबल, असंभव है ये। मैं आपको एक बात बताऊं कि जैसे मान लो नॉर्मली मैं एक कैमरामैन का पर डे जो कि कैमकोडर चलाता है, चाहे वो UX90 हो, AC90 हो, वट एवर कैमरा डजेंट मैटर, बट एक कैमकोडर चलाता है, उसका पर डे 3000 पकड़ के चलते हैं। तो 2 दिन की कम से कम वेडिंग होती है, तो 2 दिन की 3000 x2 = 6000, यस 6000 रुपये 2 दिन का। 6000 रुपये फ़ोटोग्राफ़र का, तो 12,000 रुपये तो वो हो गया। 12,000 बाद 12,000 रुपये तो एक्सपोजिंग हो गई। अब उसके बाद आप एल्बम डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, अगर वो हिसाब से गिनते हो तो कम से कम 6,000 उसका भी पकड़ लो। नॉर्मल एल्बम है, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, डिज़ाइनिंग 3,000, डिज़ाइनिंग का 3,000, प्रिंटिंग का, तो 6 गुना 3 = 18,000 रुपये। उसके बाद वीडियो एडिटिंग का कॉस्ट, चलो उसका भी 3,000 पकड़ के चलो, ज़्यादा नहीं, हम 3,000 पकड़ के चलते हैं, तो 21,000 तो वो हो गए। अब देखो, ये तो 15 से 20,000 बोला है, तो 20,000 से ऊपर जा रहा है कॉस्टिंग। उसके बाद क्लाइंट का जब कॉल आता है तो क्लाइंट से मिलने भी जाना है, क्लाइंट से कन्विंस भी करना है, क्लाइंट के पास सिलेक्शन में भी जाना है, क्योंकि ज़्यादातर ये जो नॉर्मल वेडिंग होती है उसमें सिलेक्शन का फंटा और टंटा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो लोग अपने खुद की फ़ोटोग्राफी पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है, इसीलिए वो लोग सिलेक्शन की ओर जाते हैं। और ये सिलेक्शन जो है वो उसी लोगों की देन है, उन्हीं लोगों की देन है कि जिन लोगों को अपनी फ़ोटोग्राफी पे कॉन्फिडेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो वो भी है, यानी कि वो सब का कॉस्टिंग पकड़ के चलो तो 2,000 रुपये चलो पकड़ लो, तो 23,000, 23,000 के बाद मैं अगर मान के चलूँ कि अगर मैं 20,000 का बिज़नेस कर रहा हूँ और उसमें मुझे कम से कम 10,000 का प्रॉफिट नहीं है, तो कोई चीज़ मायने नहीं रखती। तो 23 + 10 = 33, यानी कि आपका 2 दिन का नॉर्मल एक AGAC90 या D90 उस टाइप के कैमरे से भी आप वर्क करते हो, एक गांव का एकदम रूरल एरिया में आप शूट करते हो, HD में वीडियो दे रहे हो, एक अच्छी फ़ोटो एल्बम आप डिज़ाइनिंग, प्रिंटिंग, बाइंडिंग, करिश्मा टाइप की एल्बम दे रहे हो, तो दोस्तों मेरा मानना है तब तक 35,000 तो स्टार्टिंग अप्रॉक्स बजट होना चाहिए, तब जाके आपके हाथ में 5 से 7,000 रुपये बचेंगे एज अ प्रॉफिट। क्योंकि सीधी सी बात है, जिस धंधे में प्रॉफिट ना हो वो धंधा करना ही नहीं चाहिए, वो धंधा बेकार है, वो बिज़नेस को बाय बाय कह देना चाहिए। उससे तो अच्छा पानी पूरी की रेहड़ी लगा लो तो ज़्यादा कमा लोगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों प्री वेडिंग हो या वेडिंग हो, जो भी चीज़ हो, आप जो भी शूट कर रहे हो, कमर्शियल शूट कर रहे हो, म्यूज़िक एल्बम शूट कर रहे हो, तो आपके कैमरे और आपके जो इक्विपमेंट्स है वो इक्विपमेंट्स में मेंटेनेंस आता है। जी हाँ दोस्तों, मेंटेनेंस, तो वो मेंटेनेंस आपको निकालना है। यानी सीधी सी बात है, हर 6-12 महीने में हर एक कंपनी नया कैमरा निकालती है, तो हमें अपडेट भी रहना है। तो कैमरा ख़रीदने के लिए पैसा लगेगा, हमारे घर परिवार के लिए, बच्चों की फ़ीस के लिए, सबके लिए पैसा लगता है। और मैं तो ये मानता हूँ कि अगर आप साल में एक बार अपनी फैमिली को कहीं अच्छी सी ट्रैवल नहीं करवाते, अच्छी सी टूर नहीं करवाते हो, तो आपका इस धंधे में रहना भी बेकार है।
तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बजट आपका पैकेज ऐसा होना चाहिए कि आपको उस बिज़नेस से प्रॉफिट हो। आप ऐसे कैलकुलेट करो। कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं खुद वेडिंग में मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा क्यों एक्सपोजिंग, क्यों भाई? आप घर पे बैठोगे तो घर पे एडिटिंग करते हो तो एडिटिंग कर लोगे, एल्बम डिज़ाइनिंग कर लो तो एल्बम डिज़ाइनिंग करोगे, तो उससे भी ज़्यादा कमा लोगे आप। ऐसा करके आप खुद का तो नुकसान कर ही रहे हो, यानी कि रेट कम करके आप खुद का तो नुकसान कर ही रहे हो, लेकिन आपके जो भाई है, फोटोग्राफर भाई लोग हैं, उनका भी नुकसान कर रहे हो, पूरी इंडस्ट्री का नुकसान कर रहे हो, और सीधी सी बात है इस इंडस्ट्री को डाउन ले जा रहे हो। इसका ग्राफ डाउन जा रहा है, फोटोग्राफर की वैल्यू डाउन हो रही है, क्योंकि ऐसे में फ़ोटोग्राफ़र अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाता। क्योंकि रिस्पेक्ट, मैं बार बार ये चीज़ तो बोलता ही हूँ कि रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो मांगने से नहीं मिलती, वो आपको कमानी पड़ती है। तो कमाने के लिए आपको भी एक ब्रांड बनना पड़ता है, एक ब्रांडेड कपड़े पहनने पड़ते, ब्रांडेड चीज़ों के साथ आपका व्यवहार बना रहता है। तो आप एक ब्रांड बनते हो तो क्लाइंट आपको रिस्पेक्ट देता है। कोई वेडिंग में कोई मुझे ऐसी आवाज़ निकाल के बुलाए, ए फ़ोटो वाला आओ मेरा फ़ोटो निकालो, तो ये थोड़ा अपमानजनक लगता है। लेकिन कोई आके बोले कि एक्सक्यूज़ मी सर, कैन यू टेक सम पिक्चर्स फॉर अस, चलो अंग्रेजी में ना बोले, हिंदी में, कि भाई साहब क्या हमारी अच्छी अच्छी आप पिक्चर्स निकालोगे, तो ये एक रिस्पेक्ट है। चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश, आपको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। रिस्पेक्ट आप मांगोगे तो नहीं मिलेगी, आपको कमानी पड़ेगी। तो रिस्पेक्ट कमाने के लिए आपको अपने आप को ब्रांड बनाना पड़ेगा, और ब्रांड बनने के लिए अपने प्राइस को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सीधी सी बात है, आईफोन ₹1,00,000 का है तो ₹1,00,000 का ही है, और लेने वाले लोग लेते ही है। और 10,000 रुपये का वीवो आता है, लोग वो भी लेते हैं। बात सब में होती है, लेकिन जो लोग ब्रांड पसंद करते हैं वो लोग ब्रांड ही पसंद करते हैं। तो आपको अपने आप को ब्रांड बनाना है, आईफोन बनाना है या कोई भी वॉटेवर जो भी ब्रांड है। आप नॉर्मल एक शर्ट आपको 200 रुपये में मिल जाएगी, और एक ब्रांडेड शर्ट लेने जाओगे तो 20,000 रुपये की आएगी। दोनों बदन ढकने के ही काम में आती है। घड़ी राडो की है, घड़ी HMT की है, दोनों समय दिखाती है, लेकिन राडो की घड़ी अच्छा समय दिखाती है, यानी कि वो बताती है कि ये बंदे का अच्छा समय चल रहा है। मोदी जी का नारा है अच्छे दिन आएंगे, तो अकेले वो क्या कर पाएंगे, हमें भी कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। और ऐसे भी आप अभी देख रहे हो कि कोविड-19 और लॉकडाउन के हिसाब से महामारी फैली, और काफ़ी सारे फोटोग्राफर ग्रुप में भाई साहब बोले हमारे बिज़नेस ये हो गया। यानी आपके पास 2-3 महीने आप बैठ के खा नहीं सको उतना भी पैसा अगर आप जोड़ नहीं पाए हो, तो आपका इस बिज़नेस में रहना व्यर्थ है। तो बिज़नेस आपको छोड़ देना चाहिए और कोई अच्छा और बिज़नेस कर लेना चाहिए। ऐसे भी मैं देख रहा हूँ अभी 90% फोटोग्राफर मास्क और सैनिटाइज़र बेच रहे हैं, जो कि ऐसे बात अच्छी भी है, लेकिन ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि यार हमारी इंडस्ट्री को छोड़ के हमारे पास इतनी काम की कमी भी, यानी ये सीज़न में अगर मैं चाहूँ तो अभी तक मेरे क्लाइंटों का एडिटिंग भी ख़त्म नहीं हुआ है, एल्बम डिज़ाइनिंग भी ख़त्म नहीं हुआ है। सारी चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी चाहिए, और उसी समय में आप मास्क और सैनिटाइज़र बेच रहे हो, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने बिज़नेस से संतुष्ट नहीं हो। कितने लोग अपने बिज़नेस को कोसते भी हैं कि यार अब इस बिज़नेस में कुछ नहीं रखा है, यार अब बहुत हो गया। सीधी सी बात है, आप जिसको कोस रहे हो आपको कैसे संभालेगा, वो आपको कैसे रखेगा, वो भी आपको ठोकर दे देगा। तो मेरा आप सब लोगों से यही निवेदन है कि आप जो भी बिज़नेस कर रहे हो, और फोटोग्राफी का बिज़नेस कर रहे हो, चाहे वो वीडियो एडिटिंग का हो, चाहे एल्बम डिज़ाइनिंग का हो, उसमें एक रेट को लेकर चले। दूसरी एक बात बता दूं कि मेरे YouTube पे आपको एडोब प्रीमियर के वीडियो एडिटिंग की सीरीज़ मिल जाएगी, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुझे उस समय भी बोला था कि सर हमें FCP सीखना है। तो FCP के लिए हमारा एक नया चैनल स्टार्ट हो चुका है, ये इसका टीज़र है। तो दोस्तों, ये टीज़र आपने देखा,
ये है मिस्टर हरकिरत सिंह लाल, जो कि मेरे बहुत पुराने दोस्त है और बहुत ही जाने माने एडिटर है। उनका इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है, पंजाबी इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री, गुजराती इंडस्ट्री, हिंदी, बॉलीवुड, बहुत सारी इंडस्ट्री में उनका बहुत योगदान रहा है। तो उन्होंने मेरे कहने पे एपसीपी फाइनल कट प्रो वीडियो एडिटिंग यूट्यूब की चैनल स्टार्ट की है। तो आपने अभी तक उनकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनकी चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनके वीडियो को लाइक करें, उन पे कमेंट छोड़े कि हाँ गौतम सर ने हमें बोला इसीलिए हमने आपका चैनल सब्सक्राइब किया, इतना लिख देना ताकि उनको भी पता चले कि हमने कुछ बोला था आपको। तो दोस्तों, अभी प्री वेडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स का ये पार्ट 2 है। उसमें मैंने बजट के बारे में जो भी कहा, ये शायद आपको थोड़ा बुरा भी लगा होगा। बुरा लगा है तो हमें माफ़ कर देना, लेकिन ये सत्य है और सत्य हमेशा कड़वा होता है। तो दोस्तों, अभी प्री वेडिंग के टॉपिक पे जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का, यानी इस पे भी कमेंट आई कि सर मैं ये कैमरा ले लूँ, वो कैमरा ले लूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, कैमरा इट डजंट मैटर, लेकिन हाँ, आपको एक अच्छा सिनेमेटिक करना है तो एक मिररलेस कैमरा, आज की डेट में एक मिररलेस कैमरा होना चाहिए, इंटरचेंजेबल लेंस वाला मिररलेस कैमरा कि जिसमें लेंस चेंज हो सके। कितने लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे पास फुल फ्रेम कैमरा होगा तो ही मैं प्री वेडिंग कर पाऊँगा, तो ही मैं कैंडिड कर पाऊँगा। तो ये उनकी गलत फहमी है। मिररलेस टेक्नोलॉजी के बाद APS-C सेंसर की टेक्नोलॉजी फुल फ्रेम से कहीं गुना आगे है और कहीं वो प्लस पॉइंट है। मैं अपनी बात बताऊं, पिछले 4-5 साल से मेरे और मेरी टीम के पास किसी के पास फुल फ्रेम कैमरा नहीं है, फिर भी हम अच्छा बजट लेते हैं, अच्छा कमाते हैं, कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कमाते हैं। क्योंकि सीधी बात है, गुजराती बंदा हूँ तो गुजराती लोग यही सोचते हैं कि कम इन्वेस्ट करें और ज़्यादा पैसे कमाएं। तो यहाँ पे अब हम बात करेंगे कैमरे की कि कैमरा कैसा होना चाहिए और कैमरे के अंदर जो चीज़ होती है सेंसर। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा सेंसर पे। तो आज का हमारा टॉपिक सेंसर पे रहेगा कि कौन से सेंसर वाला कैमरा होना चाहिए। कितने लोग ये सोचते हैं कि मैं फुल फ्रेम सेंसर लूँगा तो लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। तो फुल फ्रेम ही क्यों, मीडियम फॉर्मेट क्यों नहीं? क्या मीडियम फॉर्मेट लेने से लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा नहीं मिलेगा? यानी आज जिसको लगता है कि लो लाइट परफॉर्मेंस सेंसर के हिसाब से लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा मिल रहा है तो उसको तो मीडियम फॉर्मेट पे जाना चाहिए। फुल फ्रेम पर अभी तक क्यों अटके हुए हैं? सीधी सी बात है, मीडियम फॉर्मेट है तो और लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा। जितने लोगों को ये लगता हो कि बड़ा सेंसर होने से लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, वो कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये वीडियो देखते देखते उनके दिमाग में कुछ तो विचार आया होगा, तो उनको कमेंट करना चाहिए। तो उनकी जो गलत फहमी है उसको दूर करने की कोशिश करूँगा कि आप एक फुल फ्रेम कैमरे के ऊपर 5.6 एफ स्टॉप वाला लेंस लगा लो तो क्या आपको लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा मिलेगा? तो क्या आपको डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगा? तो क्या आपके कैंडिड पिक्चर्स आएंगे? नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो इसके ऊपर भी कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि हम फुल फ्रेम कैमरा खरीदने के बाद बिग एपेचर वाले लेंस खरीदते हैं, 2.8, 1.8 ऐसे लेंस खरीदते हैं, तब जाके हमें लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है। तो इसमें सेंसर का क्या रोल है? इसमें जो अदाकारी निभाई है वो तो लेंस ने निभाई है। तो दोस्तों, यहाँ पे और भी आगे देखते हैं कि हमारी गलतफहमी कहाँ कहाँ पे है और हम गलतियाँ कहाँ कहाँ करते हैं। क्योंकि मैं भी गलतियाँ करता था, लेकिन टेक्नोलॉजी को जानता गया और मेरी गलतियाँ दूर होती गई। अच्छा, चलो मान भी लो कि लो लाइट परफॉर्मेंस अच्छा मिलता है, तो हम इंडिया में, मैं तो चलो इंडिया से बाहर भी जाता हूँ शादियाँ शूट करने के लिए, लेकिन इंडिया में जो शादियाँ होती है वो एक फेस्टिवल से कम नहीं होती है। यानी इतना लाइटिंग, इतना डेकोरेशन करते हैं भाई साहब कि सीधी सी बात है, हमें लो लाइट परफॉर्मेंस, हम क्या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है तो लो लाइट का देखेगा कि भी वो रात को कैमरा लगा के बैठा है और उसके सामने कोई ऐसी चीज़ आके चली गई जो लाइटिंग के हिसाब से वो कवर नहीं कर पाया। तो हमारे इंडिया में तो शादियों में इतनी लाइटिंग होती है और मैं बजट को देखते हुए एक छोटी सी इमरजेंसी एलईडी लाइट खरीदूंगा, ना कि उसके लिए 50,000 ज़्यादा दे के या 1 लाख रुपया ज़्यादा दे के महंगा कैमरा खरीदूंगा।
सीधी सी बात है कि मुझे बजट को देखना है, तो बजट में अगर मुझे इन केस ऑफ इमरजेंसी लो लाइट में जाना भी पड़ा तो एक छोटी सी लाइट खरीद लूँगा मैं, 2,000 रुपये की पोटरा खरीद लूँगा मैं, ना कि मैं। सीधी सी बात है भाइयों कि आप टोटल कैलकुलेट नहीं करते हो, आप दिखाओ पे आ जाते हो और दिखाओ पे आके कैमरा खरीद लेते हो। अगर टेक्नोलॉजी को समझोगे, अपने बजट को कैलकुलेट करोगे, एसेसरीज पे अपना पैसा डालोगे तो आपका कैमरा बेहतरीन बन के बाहर आएगा। कितने लोग क्या करते हैं, सिर्फ बड़ा कैमरा खरीदते हो, उसके बाद की एसेसरीज को ध्यान में नहीं रखते। वो सारी एसेसरीज हमारी ये टिप्स में आती जाएगी, आपको किस किस जगह पे इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए बने रहिएगा हमारे साथ। तो सेंसर आपका आज की डेट में अगर देखा जाए तो APS-C मिररलेस टेक्नोलॉजी आने के बाद APS-C सेंसर वाला कैमरा, आज आप देखो हर एक कंपनी में APS-C सेंसर का मॉडल बना रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पास लेंसेज की कमी है। मैं फ्यूजी फिल्म का कैमरा आपको इसलिए दिखाया कि फ्यूजी फिल्म के पास APS-C के लेंस की सबसे बड़ी रेंज है और बजट में भी है। आप ये सोचोगे मैं दूसरी कंपनी का कैमरा ले लूँ, लेकिन उसमें लेंसेज तो आप देखो, लेंसेज भी आपको खरीदने हैं, क्योंकि मेन चीज़ तो लेंसेज है। बॉडी पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो बॉडी से ज़्यादा आपको लेंसेज पे इन्वेस्ट करना है। आपको अलग अलग टाइप के लेंस खरीदने हैं, कितने टाइप के लेंस खरीदने हैं वो भी आता जाएगा, कैसे लेंस खरीदने हैं, कैसे इक्विपमेंट्स खरीदने हैं वो भी आता जाएगा। तो दोस्तों, दिखाओ पे ना जाओ, अपनी अकल लगाओ और हमारी चैनल पे कमेंट करते जाओ, ताकि हम आपके लिए और नई बातें शेयर कर सके कि कहाँ पे कैसे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी बातें अच्छी लगी, काफ़ी सारी बातें बुरी लगी। सेंसर की टेक्नोलॉजी के बारे में आपने देखा, सुना, हमें झेला, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जैसा भी लगा वो वीडियो कमेंट ज़रूर करिए। कमेंट से ही मैं बहुत फास्ट वीडियो लेकर आऊँगा, जितने कमेंट ज़्यादा उतने वीडियो फास्ट। तो वीडियो ये बनते रहेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज अलविदा लेता हूँ। बाय बाय, जय श्री कृष्ण, आओ जो।